इससे आवाज घटे बढ़ेगी। ठीक। तो टुडेस टॉपिक ADHD। आपने कल पढ़ा था ऑटिज्म। ऑटिज्म से ADHD कैसे डिफरेंस है वो हमें देखना है। ADHD का फुल फॉर्म ही है ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इम्पल्सिविटी जो रहती है वो ऑटिज्म में भी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम ऑटिज्म में मतलब ADHD और ऑटिज्म में कभी कभी डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो अपन ट्राई करेंगे कि उसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये भी समझे। ठीक है। तो ऑटिज्म का एक कहीं कहीं वेरिएंट मिलता है जहाँ बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी रहती है, बच्चा बहुत जो है वो रहता है, लेकिन ऑटिज्म और ADHD अलग अलग चीज है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हाइपर कैनेटिक डिसऑर्डर है और अटेंशन डेफिसिट है। यहाँ पर डेफिसिट हो जाता है अटेंशन का और बच्चा बहुत हाइपर कैनेटिक रहता है और मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है और जो कि स्कूल एज के चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। चाइल्डहुड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। ठीक है। ये तीनों चीजें मिलेंगी, हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव बिहेवियर मिलेगा। अफेक्टिव चिल्ड्रन कॉमनली एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकता है इनके एक्सपीरियंसेस। एकेडमिक अंडर अचीवमेंट, बहुत अच्छा एकेडमिक अचीवमेंट नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स एंड पीयर्स, जितने उनके दोस्त होंगे, जिनके भाई बहन होंगे, उनसे भी बहुत अच्छे उनके रिलेशन नहीं रहेंगे। लो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा बहुत। उसके बाद जो है इमोशनल बिहेवियर, लैंग्वेज और लर्निंग इश्यूज भी रहेंगे इनको। तो इसमें इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। एपिडेमियोलॉजी देखें तो एपिडेमियोलॉजी मतलब कि कितना ज्यादा इसका फैलाव है या कवरेज है, तो 5% ऑफ द चिल्ड्रन में मिलता है और 2.5% एडल्ट भी में मिलता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एडल्ट बच गए हैं इससे, उनके अंदर भी मिलता है। प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। 11.32% जो है 100 में से 11 बच्चे इस तरह के रहते हैं। बॉयज में प्रिविलेंस थोड़ा ज्यादा मिलता है। जेनेटिक सिबलिंग्स में जो है वो ADHD अगर किसी को मिल रहा है तो ADHD मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ट्विंस है तो और ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में जहां पर लो लेवल्स ऑफ डोपामीन रहता है वहां पर ये चीजें जो है हाइपर एक्टिविटी आपको मिलती है। और नॉन एपिनेफ्रिन यानी कि नॉन एड्रेनालिन जो हमारा रहता है वो भी जब कम रहता है, ऐसे केसेस में हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन ज्यादा रहता है। रिस्क फैक्टर में देखा जाए तो मैटरनल स्मोकिंग, एल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सपोजर टू लेड। ठीक है। बर्थ कॉम्प्लिकेशन कोई हो, प्री मेच्योर बर्थ हो गई हो, तो ये सारी चीजें जो है इनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं। फिर साइको सोशल फैक्टर, अगर आसपास का कुछ बढ़ते हुए बच्चे के अंदर कुछ इस तरह का हो कि डिसऑर्गेनाइज फैमिली पैटर्न हो, माँ बाप में से कोई अलग रह रहा हो, रोज रोज कुछ घर पे खटपट होती रहती हो, मैटरनल मेंटल डिसऑर्डर हो, ठीक है, कुछ माँ को कुछ समस्याएं ऐसी हो रखी हो, अल्कोहलिज्म हो घर में जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो, ग्रोइंग अप इन इंस्टीट्यूशन, कुछ कोई बच्चा जो है वो ऐसी जगहों पे ग्रो कर रहा हो जहाँ पे थोड़ा इस तरह का एटमोसफेयर वैसा हो, जैसे फॉस्टर होम्स का मतलब कि अनाथालय और ये सारे जगह। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ADHD के अंदर में तो 3 टाइप की है। एक इन अटेंटिव टाइप जहाँ पे इन अटेंशन ज्यादा रहता है, दूसरा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप जहाँ पे इम्पल्स ज्यादा होता है, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं लेकिन इन अटेंशन वाले बच्चे आपको ज्यादा मिलते हैं। कंबाइंड टाइप दोनों टाइप भी मिल सकता है। तो एक हो गया इन अटेंशन टाइप, एक हाइपर एक्टिव टाइप और दूसरा हो गया कंबाइंड टाइप। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहेंगे ADHD के, हम देखते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में इनएबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क, जो भी टास्क दिया जाएगा वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कांट सस्टेन अटेंशन, बहुत समय तक एक जगह ध्यान लगाना मुश्किल, केयरलेस, मिस्टेक्स होंगी। फिर लैक ऑफ डिटेल्स इन वर्क, ठीक है, लैक ऑफ डिटेल्स वर्क के अंदर बहुत अच्छा उसका वो नहीं रहेगा, डिटेलिंग नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद ट्रबल इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कोई भी काम दिया उसको प्रॉपरली उसको वो बना ना पाना, कर ना पाना। फिर पुअर अटेंशन स्पास है, स्पास में डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, बहुत जल्दी चीजों से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, अटेंशन स्पान कम होना। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ये सब हम लोगों के अंदर दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि जो है हम इनसे कहीं अछूते हैं। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होना, अटेंशन स्पैन कम होना। अभी आप किताब लेके बैठ जाओ, 2 मिनट के बाद लगने लगेगा लाओ अच्छा थोड़ा मोबाइल देख लेते, हैव अ ब्रेक। 2 मिनट की पढ़ाई 30 मिनट्स का ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ भी दिखेंगी। अंडर अचीवमेंट इन द एरियाज वेयर दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड टैलेंट, यहाँ लगता है कि हाँ वो खेल में ही है, चलो बच्चा लोग खेलते रहते हैं, उनको खेलने का ही टास्क दे दो, अभी खेलने के टास्क से फिर वो दूसरा उनको लगने लगा मुझे दूसरा खेल चाहिए। तो कुल मिलाकर के इन अटेंशन है। और दूसरा हाइपर एक्टिविटी है, हर काम को करने की जल्दी, जल्दी से करना है, खत्म चाहिए भी जल्दी और खत्म भी जल्दी करना है और कैसे भी खत्म करना है। फिर हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, फिजिकल एंड वर्बल ओवर एक्टिविटी, बहुत जल्दी जल्दी बात करना, फिजिकल ओवर एक्टिविटी करना, एक जगह खड़ा नहीं करना, अब खड़े हैं तो हिलाते रहना, टेबल हिला जा रहे खट खट खट। मतलब ऐसे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं ना, तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है पता है, मेज पे कोई सामान नहीं रहने पाता है, हम पेशेंट देखने की सामान बजाय ऐसा हाल हो जाता है। ठीक है, पता लगा आप देख रहे हैं वो उठा रहे, आपका जो स्टैचू है वो हिला डाल रहे, तो मतलब मन तो करता है लेकिन फिर भी बच्चा है भाई तो देखना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं ऑन द गो। ठीक है, ये एक दिन के लिए बोला गया कि कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, इसलिए उनको ऑन द गो मतलब वो हर वक्त चलने के लिए तैयार है। डिफिकल्टी इन कीपिंग देयर बॉडीज स्टिल, अगर चलो बैठा भी दिया तो हाथ हिला रहे, किसी तरफ माँ बाप हाथ हिला रहे, पैर हिला रहे, तो बच्चे जो है कुछ नहीं, अगर आपने पकड़ लिया तो स्क्विलिंग, फिजिटिंग द हैंड्स एंड फीट, हाथों को हिलाना, बॉडी को ऐसे ऐसे करना, तो वो कुछ तो उनको करना है ना। तो ऐसे बच्चे होते हैं इसके। हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी के अंदर में रेस्टलेस भी है, एक जगह नहीं बैठेंगे।
कुछ भी दे दोगे तो उनको बस उसको छोड़ के भागना है। फिर उसके बाद टॉक एक्सेसिवली इंटरप्ट्स अदर्स एंड लेटिंग नॉट लेटिंग द टॉक। अब आप और जो है घर में कोई बात करो तो आपके मुंह पे हाथ रख देंगे, हाथ पे हाथ रख देंगे, गाल पे हाथ रख देंगे, मतलब इवन इंटरप्ट। उसको अटेंशन अपनी तरफ चाहिए और फिर वो अटेंशन जो है वो रेगुलरली नहीं चाहिए। ब्लड्स आउट द कुछ भी आप पूछे जाओगे तो इधर उधर की बात करके हटाएगा। कांट रिमेन सीटेड एट स्कूल एंड वर्क स्पेस। स्कूल में भी उसको बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाना, एक जगह बिठा के रखना, ये सब बहुत मुश्किल है। हैज डिफिकल्टी इन वेटिंग फॉर हिज टर्न। उनको लगेगा कि पहले हमारा बॉल पास कर रहे हैं, सर्कल बनाया, चलो भाई बॉल पास करो, तो उसको उतना देर वेट नहीं कर पाएगा कि जिसके पास बॉल आए वो दौड़ के खुद लेने गए, लेके बॉल ही भाग जाएगा, लो खत्म बात। तो हैज डिफिकल्टी इन वेटिंग फॉर हिज और हर टर्न व्हाइल वेटिंग इन द लाइन। लाइन में अपने उसको जो है अपना टर्न आने के लिए इंतजार नहीं हो पाता है। डायग्नोसिंग ADHD DSM 5 क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, DSM 5 से निकालते हैं। ये पूरी बुक है, अभी इसका फोटो मैं दिखा देता हूँ। बुक का आप इजीली डाउनलोड हो जाती है, आप DSM 5 डालेंगे तो जितने भी मेंटल इश्यूज हैं उनका पूरा डायग्नोसिस कैसे करनी है उस बुक के अंदर दिया हुआ है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिस्ट की बुक लिखी हुई है और उसके अंदर 6 मंथ्स तक जो है परसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टू अ डिग्री दैट इज इनकंसिस्टेंट डेवलपमेंट लेवल नेगेटिवली इंपैक्ट डायरेक्टली ऑन द सोशल एंड एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। मतलब 6 महीने तक लगातार हो और उसकी वजह से उसकी डेली एक्टिविटी और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी का मतलब समझ में आया कि उसको कुछ करना हो। अब देखो ये बात एडल्ट्स में भी आ रही है ना, कुछ करना है, ये सब भी डिस्टर्ब होता है। लैक अटेंशन इन डिटेल, मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग, ये DSM 5 के क्राइटेरिया है। डजंट सीम्स टू लिसन, आपकी बात नहीं सुनेगा, फेल्स टू फॉलो, फेल्स टू फिनिश इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, लूजेस आइटम्स नेसेसरी। जो आपको आज अच्छी सी जो है एक बोतल लेकर के दी उसके बर्थडे पे, शाम को बोतल खो के आ जाएगा, लगी उसको बहुत अच्छी लेकिन बोतल खो के आ गया। ऐसा है, माएँ बड़ी परेशान रहती है ऐसे बच्चों से। दूसरा हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के अंदर में क्या क्या होगा, परसिस्टेंट, वही सारी चीजें की परसिस्टेंट रहे 6 मंथ तक और उसके एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी साथ में सोशल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है। और दूसरा चीज है कि एक ऑन द गो वाला एक तो है ही है, और ड्राइवन बाय मोटर, ऐसा लगता है तो मोटर से चला रहा हूं उनको, वैसे वो चल रहे हो इस तरह का। कैन नॉट अवेट हिज टर्न, ये सब बातें हम अभी डिस्कस कर चुके। ठीक है, ये एक जैसे हमने कल बात पढ़ी थी कि हर डिजीज ऐसी जिनके लिए कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, उसके लिए हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो ये इसका स्क्रीनिंग का कॉमर्स पैरेंट रेटिंग स्केल है, रिवाइज है, 27 आइटम इसमें है। अभी नया स्केल आया उसके अंदर तो कई सारे आइटम है, तो ये इसको हम वही पेरेंट्स को दे देते हैं 0 1 2 3 करके, इसके ग्रेडिंग है, आप टिक करते जाइए और उस ग्रेडिंग से फिर काउंटिंग करिए और फिर उस हिसाब से इसकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, और फिर असेसमेंट के लिए फिर अलग अलग होता है। तो स्क्रीनिंग और असेसमेंट में फर्क समझना होगा। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप पहले एक जैसे बच्चे 50 आए उसमें से स्क्रीनिंग करनी है कौन कौन से ADHD, तो स्क्रीनिंग के लिए ये फॉर्म है। और फिर आपकी ट्रीटमेंट का फर्क क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो पैथोलॉजिकल तो वो है नहीं, तो आपको फिर असेसमेंट क्राइटेरिया अलग रखेंगे। तो ये DSM 5 जो है ये बुक है, 5th एडिशन, ये जो है इसी के अंदर से आप डायग्नोसिस करते हो, असेसमेंट एक्सेट्रा इसी में होता है। ठीक है, फिर वही DSM 5 के क्राइटेरिया इसमें दिए हुए हैं कि कब तक कैसे कैसे इसमें करना चाहिए, ये देखना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर स्टिमुलेंट टू रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी, तो जैसे मेथाइल फेनिडेट एंड एम्फेटामिन्स देते हैं जिसमें डोपामिन ज्यादा होता है। नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन जैसे कि एटमॉक्सिटिन एंड ब्यूकोरिथियोन, इस तरह की ड्रग्स दी जाती है। कुछ थेरेपीज चलती है जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी होती है, टीचिंग स्किल हम बच्चों को वहां पर बिहेवियरल थेरेपी चलती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब जो है जो रिहैब वाले होते हैं वो सिखाते हैं। स्पेशल एजुकेशन ऐसे बच्चों के लिए रहती है। सोशल स्किल एंड ट्रेनिंग, लगातार उसको ट्रेन करते रहते हैं कि भाई अब माँ बाप तो तंग नहीं है, अब उनको भी ट्रेन करो, बच्चे को भी ट्रेन करो, सब लोग मिलकर ट्रेनिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी समस्याएं तो आती है। इफेक्टिव पेरेंटिंग, आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है ऐसे उसमें, क्योंकि पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। अगर आपको याद हो, एक साव करके बच्चा लड़की आती थी, कुछ लोगों ने देखा होगा शायद, एक साव करके बच्ची आती थी और उसकी माँ भी वैसे दिखती थी मुझे, और उसके फादर भी लड़ाई करते थे आके, जल्दी करा दो करके। तो आर्या थी क्या, आर्या, तो आर्या साव करके थी। तो अब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे उसमें कि पेरेंट्स को ज्यादा समझाएगी बच्चे का इलाज करें। तो ठीक है, कुल मिलाकर के फिर वो ऐसे पेरेंट्स भी नहीं पाते, फिर अपना कुछ अभी देखते हो। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग हो जाएगी, मेक क्लियर शेड्यूल्स, मेंटेन रूटीन, मेक श्योर इंस्ट्रक्शंस आर अंडरस्टूड, यूज सिंपल वर्ड्स टू डेमोन्स्ट्रेट, फोकस ऑन द चाइल्ड व्हेन टॉकिंग टू हिम, अवॉइड मल्टीटास्किंग, बहुत सारी मल्टीटास्किंग मत दीजिए उसको, एक चीज करवाइए। तो वही पेरेंटिंग के अंदर चिल्ड्रन विद ADHD रिक्वायर सुपरविजन, रेगुलरली सुपरविजन करना पड़ेगा, है ना। पीयर्स को तो नहीं इतना करना पड़ता पर उसको जो है करना पड़ेगा। फिर चाइल्ड के टीचर के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा कि तुम भी एकदम परेशान मत हो, परेशान तो वो करेगा लेकिन हो मत, ठीक है, ये सिखाना पड़ेगा। मॉडल काम बिहेवियर, थोड़ा सा काम बिहेवियर सिखा सबको, जो है उसको छोड़ के सबको मेडिटेशन कराना पड़ेगा कि भाई सहन शक्ति बढ़ाओ। ठीक, बच्चे के अंदर जो हौसला वो हम तो करेंगे ही, सहन शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी जो उसके साथ वाले। फोकस ऑन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर, अगर कोई जो है बच्चे में या इस तरह की पेरेंटिंग में अच्छा हेल्प कर रहा है तो गुड बिहेवियर के लिए उसको हेल्प करो। कुछ वीडियोस है जिससे थोड़ा आपको क्लियर होगा। शॉर्ट अटेंशन स्पैन होगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो ये सारी मेन चीजें थोड़ी थोड़ी रहती हैं। तो इसमें अगर काउंटिंग में देखा जाए तो इजी डिस्ट्रक्टिबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, और इजी, हाँ,
जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइज ना कर पाना चैलेंजेस को, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर रहती है, छोटे छोटे वीडियोज है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या चीजें एक्चुअली हो रही है। बढ़िया वीडियो है। देखो वो अब खेल रहा है, उसको गिरा दे रहा है। एक्सेसिव एनर्जी लेवल भी, मतलब बोला ना मोटर से चल रहे होते हैं, ऐसा टाइप का कुछ रहता है। तो ये सिम्टम 6 मंथ्स तक अगर रहते हैं, उन्होंने बोला। जैसे स्कोरिंग करने को बताया अभी, कैसे स्कोरिंग करनी पड़ती है। देखो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि भैया ये सारी चीजें भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक अभी आपको ये समझ में आया कि एक एडीएचडी का बच्चा कैसा होगा। नॉर्मल से आपने एडीएचडी निकालना सीख लिया, ठीक है। अब सीखना पड़ेगा हमें कि अब मैंने बताया कि ऑटिज्म में भी कुछ इस तरह के जो है वेरिएंट्स मिलते हैं। तो ऑटिज्म कैसा है और एडीएचडी कैसा है, इनमें भी फर्क करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों एक जैसे कैसे। तो इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश करिए इसमें। ओके, यहाँ पे आपने 2-3 चीजें ध्यान दी, ठीक है। फिर से देखते हैं। सीधा बात है, फिर से देखो, देखो ये जो खेल है वो खेल तो खेल रहा है, ये खेल इसी तरह खेला जाना है। खेल तो खेल रहा है, लेकिन वो खेल को प्रॉपर तरीके से खेलना है। इसको ये नहीं पता कि खेल कैसे खेलना है। ये खेल है तो क्या चीज का खेल है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसे समझ है और इंपल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि उसको ठीक से नहीं खेल पा रहा। खेलना मालूम है उसको, क्लैपिंग, ठीक है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। तो क्लैपिंग जो है उसको अंदर आप एएसडी के देख रहे हो। तो एएसडी और जो एडीएचडी, इसमें फर्क कितना है कि एडीएचडी का जो बच्चा होगा उसको ये मालूम रहेगा कि उसको करना कैसे है, बट वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। ऑटिज्म के बच्चों को यही नहीं पता कि वो करना कैसे और वो क्या चीज है जो करना है। आपने उसको है ड्राइंग बुक देगी उसको, ड्राइंग और उसका ही नहीं पता। जबकि एडीएचडी वाला बच्चा थोड़ी देर तो ड्राइंग करेगा, फिर फाड़ फोड़ के फेंक देगा, करेगा होगी ड्राइंग, ठीक। तो सिंपल फर्क इसमें है, दोनों में फर्क करना आना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अब आयुर्वेद के अनुसार एक केस स्टडी हम देखेंगे कि इफेक्टिव आयुर्वेदिक इंटरवेंशन इन द मैनेजमेंट ऑफ एडीएचडी, सिंगल केस रिपोर्ट है, ठीक है। क्या क्या हुआ, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज हमने किससे किया, DSM-5 से। अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिविटी मिली। एज 3 इयर्स में हुआ। इटियोलॉजी अननोन है, पता ही नहीं समझ में आता, कुछ रिस्क फैक्टर है जिससे कहीं समझ में आया। प्रिवलेंस ग्लोबली वेरी करता है, 5 to 10% ऑफ द चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में होता है। इंडिया में 1000 में 1.3 है, लगभग इसके बराबर है सेरेब्रल पाल्सी के। जबकि एएसडी वही बहुत ज्यादा था, 10 गुना उसका ज्यादा था इनफैक्ट। मेल फीमेल रेशो में मेल ज्यादा है, ठीक है। एएसडी भी हम देख रहे थे कि मेल ज्यादा, जबकि सीपी में ऐसा कुछ नहीं था, तो दोनों एक बराबर थे। केस रिपोर्ट कहती है कि 7 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है और उसका जो है डिपार्टमेंट में आया था ये क्वेरल में। बिहेवियरल इशू है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन हो रहा है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एक्सेसिव टॉकिंग एंड मूवमेंट है, इंपल्सिव बिहेवियर है। फिर जनरल कंडीशन में मॉडरेटली बिल्ट है, नरिश्ड है और हाइपर एक्टिव है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में इंटैक्ट है एक्सेप्ट सीएनएस, बाकी सब ठीक है, सीएनएस थोड़ा सा गड़बड़ मिल रहा है। नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है। ये इसके बाद फिर उसके बाद हायर मेंटल फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं, स्लीप, मेमोरी, ये हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन तो ऑलवेज कॉन्शियस है, अलर्ट अवेक है, रिस्पॉन्स ठीक है। ओरिएंटेशन देखा जाए तो पर्सन, प्लेस और टाइम से वो ओरिएंटेड है, ठीक है। संडे है तो संडे बताएगा, ठीक। अपीयरेंस एंड बिहेवियर में टाइडी नीट है ना, बिहेवियर हाइपर एक्टिव है। मूड कैसा है, इंटेंस है, अटेंशन कंसंट्रेशन बिजी डिस्ट्रैक्ट है, पुअर कंसंट्रेशन। मेमोरी इंपेयर्ड है, रिकॉल अच्छा नहीं है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो डिफिकल्ट इन सॉल्विंग द मल्टी स्टेप्स, 2-4 तो कर लेगा लेकिन 2 गुणे 4 गुणे ऐसे से नहीं कर पाएगा, लंबा काम नहीं। व्याधि घटक देखा गया तो वात प्रधान दोष है, ठीक है। वात प्राण, कौन कौन सा प्राण उदान और व्यान रहा, पित्त साधक रहा, कफ कर्पक रहा। दूष्यों में मानस और रज दोष है। अग्नि में मंदाग्नि है। आहार शक्ति और ग्रहण शक्ति अवर है और अभ्यावरण शक्ति अवर है, ठीक है। अधिष्ठान हृदय मन है, ठीक है। व्यक्त स्थान मनस है, ठीक है। रोग मार्ग मध्यम है और रोग संभव चिरकारी लंबा दोष है, ठीक है। और साध्यता असाध्य कृच्छित इसका वो है। डायग्नोसिस कैसे बनाई गई, उन्माद के, जैसे मैंने कल बात किया था, ये वातिक उन्माद ज्यादा है, ठीक है। तो अनावस्थित चित्तत्व मतलब कि उसका जो है चित्त जो है अनावस्थित है, एक जगह नहीं है। मानस, बुद्धि, मेधा, संज्ञा, ज्ञान, चेष्टा और आचार भ्रंश है, ठीक है।
फिर कंबाइंड टाइप ऑफ एडीएचडी में 6 से 9 सिम्टम्स जो है ये सब मिल रहे हैं ऑफ हाइपर एक्टिविटी DSM-5 के अनुसार, और सेवरल सिम्टम्स जो है 2-3 सेटिंग्स में तो वो हुए, और ड्यूरेशन जो है वो उसका 6 मंथ तक इसको ज्यादा था जो हमने DSM-5 में देखना था हमको, और इसकी स्क्वेयरिंग जो कॉर्नर पैरेंट रेटिंग स्केल थी वो 62 आई। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट इन्होंने दिया, क्या क्या किया, उन्माद चिकित्सा, वात पित्त शामक उन्माद चिकित्सा किया, वैद्य रसायन की चिकित्सा करी, डाइट एंड लाइफस्टाइल में करेक्शन किया, पथ्य साथ में आहार विद लाइट एंड वात स्पेसिफिकेशन डाइट किया, अपथ्य जंक फूड प्रोसेस्ड शुगर चॉकलेट ये सब बंद कराया, रेगुलर वेकअप एंड स्लीप टाइमिंग्स को ठीक किया, सत्वावजय चिकित्सा योगा और मेडिटेशन कराया, क्या व्रत शासन कराया, नाड़ी शोधन और सूर्य नमस्कार कराया। ओरल मेडिकेशन के अंदर वैश्वानर चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम, सुकुमार कषाय दिया, और तक्र धारा कराई इसकी 7 दिन तक। ठीक है, और इंक्रीज एपेटाइट और ये सारी चीजें रेस्टलेसनेस उसकी कम हुई। दूसरा फेज ऑफ ट्रीटमेंट सेकंड आया तो उन्होंने क्या कराया, सरस्वता रिष्ट दिया, कल्याण भर दिया, शिरोलेप किया, क्षीर धारा करवाया, शिरोधारा करवाया, शिरोधारा और नस्य कराया। ठीक है, नस्य किससे कराया, 101 क्षीरबला से, शिरोधारा क्षीरबला तेल से 2 हफ्ते तक कराया, क्षीरधारा जो है पंचतिक्त कषाय से कराया, शिरोलेप करवाया था इन्होंने पंचगंध चूर्ण से करवाया, कल्याण भ्रत जो दिया 1 चम्मच 45 दिन तक सुबह शाम दिया, और सरस्वता रिष्ट 10 ml 3 हफ्ते तक दिया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंप्रूव हो गई, स्कूल परफॉर्मेंस सही हो गई, इंपल्सिविटी कम हो गई, इंप्रूव्ड अटेंशन स्पान हुआ, बेटर सोशल इंटरेक्शन हुआ, स्कोर जो उसका था वो 62 से 53 आ गया। मल्टी मोडल अप्रोच रहा, कंबाइंड पंचकर्मा और शमन औषध का ट्रीटमेंट रहा, करेक्टेड क्या हुआ, वात पित्त दोष जो ठीक हो गया, मनोवात स्रोत दुष्शुद्धि हो गई, होलिस्टिक इंपैक्ट देखो तो पॉजिटिव चेंज इन फिजिकल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डोमेन में आया, और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इंप्रूव हुई ऑल टुगेदर। ठीक है, कंक्लूजन में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट एफिकेसी जो है मैनेजिंग कंडीशंस में आई। ठीक है, सिंगल केस रिपोर्ट है तो एकदम सब पे आजमा नहीं सकते, आपको बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे इसके लिए, 100 पेशेंट 50 पेशेंट, ये कम से कम 30 से ऊपर ही रखना पड़ेगा तब आप, और उसमें भी गोल्ड स्टैंडर्ड RCT करनी पड़ेगी, है ना, रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल करने पड़ेंगे, जो मॉडर्न ड्रग हो या आयुर्वेद की स्टैब्लिश ड्रग हो उससे, तब जाकर के आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इसके जो वो है मतलब रिजल्ट है, तब आप इसको रेसिप्रोकेट कर पाएंगे कि नहीं ये अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से ADHD और ASD में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद छोटे छोटे बिहेवियरल इशूज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, ये बड़े इनके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ये बहुत मिलते हैं, इस वजह से ये परेशानी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर वो है आगे देखेंगे कोई दूसरा डिजीज